गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में 3 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें फोरामेन ओवल, डक्टस वेनोसिस और डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है, जब आफ्टर बर्थ ये बंद नहीं हो पाता, ये खुला रह जाता है, तो यही पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस कहलाता है। तो ये क्या होता है कि ये अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वस्कुलर कनेक्शन होता है, ये ओपन रह जाता है, यही कहलाता है पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। और जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के कुछ देर के बाद ही जो डक्टस आर्टरियोसिस रहता है वो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन अगर ये कोलैप्स नहीं हो पाता, ये ओपन रह जाता है या फिर पैटर्न रह जाता है, तो ये पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस कहलाता है। और यही जो डक्टस आर्टरियोसिस है, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस है, ये क्या होता है, अरोटा के प्रेशर के हाई होने की वजह से इसका जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में आकर मिक्स होता है। और ये जो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस है, ये जनरली होता है प्रीटर्म बेबीज में, जिसका वेट 1.5 kg से नीचे रहता है। अगर हम इसके इंसिडेंट रेट की बात करें तो जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें से जो 11% जो बेबीज होते हैं वो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस से ग्रसित होते हैं। देन हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की। तो इसके इटियोलॉजी को हमने पहले भी देख चुका है, जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज हैं, जैसे कि इसमें एक हो गया क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस हो गया, जिसमें टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 हो गए। देन मैटरनल फैक्टर की वजह से, जैसे कि अगर मदर ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आई हो, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर उन्होंने अल्कोहल का इंटेक किया हो, या फिर प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर वो टेराटोजेनिक ड्रग के एक्सपोजर में आई हो, या फिर टेराटोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला के कांटेक्ट में आई हो, तो ये जो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस है ये होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गए इटियोलॉजी। देन हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब फीटल सर्कुलेशन में जब शंटिंग रहता है तो ब्लड फ्लो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट की ओर ये फ्लो होता है। तो जब ये फ्लो होता है, ये आफ्टर फीटल सर्कुलेशन क्या होता है कि जो राइट साइड का जो प्रेशर है, मतलब राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, और लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो अरोटा में जा रहा है, जिसकी वजह से अरोटा का प्रेशर हाई होता है, और पल्मोनरी का जो प्रेशर है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो प्रेशर है वो लो होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो हाई प्रेशर की वजह से कोलैप्स नहीं हो पाता, और यहाँ से वो ब्लड फ्लो होता है, जिससे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जाना चाहिए वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आकर मिक्स हो जाता है। इसको देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि जब फीटल सर्कुलेशन के बाद, मतलब जब बेबी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, तो उसका जो प्रेशर से है, अरोटा का जो प्रेशर, मतलब यहाँ का जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे अरोटा का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और अरोटा का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये कोलैप्स नहीं हो पाएगा, और इसका जो ब्लड फ्लो है वो पल्मोनरी में मतलब मिक्स होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड जाना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ्लो बैक होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी ट्रीज है उसका वस्कुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है इसमें ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका जो लेफ्ट साइड, हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो डायलेट हो जाएगा। तो ये डायलेट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, डायलेट होने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी दिखाई देगा, पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी भी होगा, और एसनमेंजर सिंड्रोम भी ये दिखाई देगा। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। अगर पैटर्न डक्टस जो आर्टरियोसिस है अगर ये स्मॉल है
या फिर मीडियम है, तो क्या होगा, इसका जो सिम्टम्स होगा वो एसिम्टोमेटिक होगा, ये उतना शो नहीं होगा। लेकिन अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का अगर जो मतलब डिग्री है, अगर वो लार्ज होगा, तो क्या होगा, उसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो दिखाई देंगे। जैसे कि बेबी को फीडिंग डिफिकल्टी होगा, वेट गेन नहीं हो पाएगा उसका ठीक से, देन उसके साथ में कोलेजन पल्सेशन जो नेक में होगा वो दिखाई देगा, मतलब नेक का जो पल्स है वो कोलैप्स हो जाएगा। देन उसके बाद क्या रहेगा, ट्रैकेप्निया रहेगा। उसके बाद उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हाई रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर है वो लो रहेगा। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो बेबी में दिखाई देंगे। देन हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, इसमें ऑल जितना भी हिस्ट्रीज है बेबी का वो हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन में क्या होगा, जो बेबी का हार्ट साउंड होता है वो एक मरमर साउंड जैसा सुनाई देगा, और वो भी कहाँ पे, क्लैविकल के नीचे और एक्सटर्नल लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में, सेकेंड लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में ये जो मरमर साउंड है वो सुनाई देगा। अगर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो कार्डियोमेगाली दिखाई देगा। अगर हम ईसीजी करते हैं तो उसमें भी जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो डायलेट दिखाई देगा। देन अगर हम ईसीओ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक कलर मैपिंग दिखाएगा, जिसमें कि क्या होगा, जो कार्डियक का जो मतलब पल्मोनरी मार्किंग शो होगा। देन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कैथेराइजेशन करते हैं, कार्डियक कैथेराइजेशन करते हैं, तो हम कॉम्प्लिकेशंस को इजीली हम शो कर सकते हैं। तो ये सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं हम मैनेजमेंट में, जिसमें हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि सर्जरी से पहले हम उसको मेडिसिन के द्वारा ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बेबी को देंगे वो है इंडोमेथासिन, है ना। तो ये जो इंडोमेथासिन होता है ये 0.1 to 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बेबी को प्रिस्क्राइब करेंगे और 30 मिनट तक उसको स्लोली प्रिस्क्राइब करेंगे। देन 12 to 24 आवर्स में इसको बेबी को 3 डोज इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये जो होता है फार्माकोलॉजिकल बेबी के पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। देन उसके अलावा एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन हम देंगे, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी हम बोल सकते हैं। देन एस्पिरिन भी देंगे। तो ये सब ड्रग हम क्या करेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में बेबी को दे सकते हैं। देन आते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट में आने से पहले ये है कि हम सपोर्टिव केयर भी देंगे, जैसे कि बेबी को हाई कैलोरी डाइट देंगे, जिससे क्या होगा, बेबी के वेट गेन के लिए। देन सपोर्टिव केयर भी बेबी को प्रोवाइड करेंगे। देन हम आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि बच्चे को थोरेक्टोमी हम करेंगे। थोरेक्टोमी जो जिसके लिए जो एज प्रिस्क्राइब किया गया है वो है 3 to 10 ईयर्स ऑफ एज बेबी का रहेगा। उसमें भी अगर बेबी का जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस वाला कंडीशन है वो अगर एसिम्प्टोमेटिक होता है तो उस एज में क्या करेंगे, हम थोरेक्टोमी करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले ही बेबी को कॉम्प्लिकेशन अगर हम इसमें दिख रहा है तो हम एज हम नहीं देखेंगे, उस समय हम बेबी का थोरेक्टोमी से उस पेटेंट डक्टस को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। देन उसके अलावा क्या करेंगे, थोरेक्टोमी अगर सर्जरी हुआ है तो हम प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर बेबी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया मैनेजमेंट। देन उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। जब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या शो होगा, या तो बच्चे में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर दिखाई देगा, या तो फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिखाई देगा, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, या फिर बेबीज में जो सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि एफेमेंजर सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा।
जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे, जिसमें साइनोसिस तो होगा। हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बेबी में क्या दिखाई देगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देन उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, देन बेबीज में रूमेटिक हार्ट डिसीज, एसेनमेंजर सिंड्रोम दिखाई देगा। एसेनमेंजर सिंड्रोम में क्या होगा, एबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे बेबी में साइनोसिस शो होगा। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में दिखेगा।